अस्सलामुअलैकुम संगीत दासू बखैर रागले अस्सलामुअलैकुम कैफ हाल चालादा ठीक आयो रिनासान कोनिचिवा। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी ज़बान हमारी ज़बान से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। हम इनके साथ कारोबार करते हैं, इनके साथ रहते हैं और हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है इन्हीं के साथ ही गुजरता है। इंसान जब पैदा होता है तो अपने वालिदैन से उनकी ज़बान सीखता है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से इजहार करना है और अपनी बात को दूसरों तक किस तरह से पहुंचाना है। एक अजीब मखलूक है इंसान। ये बात करता है, अपने ख़यालात का इजहार करता है, रोता है, गाता है, हंसता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन मोहब्बत भी करता है। इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी ये एक चीज़ में पीछे रह जाता है और वो है दूसरी ज़बान। इंसान के लिए दूसरी ज़बानों का सीखना भी ज़रूरी है। अब मिसाल ले लें इंग्लिश की। हमारी कौमी ज़बान नहीं है लेकिन फिर भी हमारे माशरे में बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप अनएजुकेटेड हैं, भले से आपने पीएचडी किया हो। ऐसा लोग समझते हैं। अब हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी या फिर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जापान में जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। इसमें भी एक मसला है, अगर आप जापान या फिर दुनिया की किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको वहाँ की नेशनल लैंग्वेज नहीं आती तो आप अपने बॉस की बात कैसे समझोगे और काम कैसे डिलीवर करोगे। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ। ये तजिया निगार भी हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट भी हैं जैसे कि जापानीज़, जर्मन, फ्रेंच। इनके पास जापान का ऑनर्ड वीज़ा है और तो और अगर आप जापान जाना चाहते हैं स्टडी या फिर जॉब के हवाले से तो ये वीज़ा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं सर शुजा हैदर साहब के साथ मौजूद हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके इंस्टीट्यूट के बारे में और जो वीज़ा कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करते हैं इस हवाले से भी। देखिए मैं अगर आप एज ए जैपनीज़ लैंग्वेज के कैरियर की बात करेंगे तो मैं 87 में जापान गया था। कराची में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चला गया था जापान 1987 में। वहाँ पे 2 साल रहा एज ए स्टूडेंट, पढ़ाई भी की, जैपनीज़ लैंग्वेज भी की, मज़दूरी भी की और जापानी ज़ुबान सीखी और फिर मैं 89 के अगस्त में पूरे 2 साल गुजार के वापस पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान में मैं जापान कौंसलेट कराची में जब गया तो वहाँ पर एडमिशन हो रहे थे जापानी ज़ुबान में, तो मैंने एडमिशन ले लिया। टीचर ने मुझसे पूछा कि जनाब आपको किस लेवल में रखा जाए, तो जब मैंने उनसे जैपनीज़ में बात की तो उन्होंने कहा जनाब आपके लेवल की तो यहाँ पे क्लास ही कोई नहीं होती, तो मैं आपको प्राइवेट ट्यूशन दे दिया करूँगा, आप मुझसे प्राइवेट ट्यूशन लें और पढ़ें आगे। तो मैंने 1992 में जैपनीज़ लैंग्वेज का जो सबसे टॉप लेवल होता है, अब उसको N1 कहते हैं, उस ज़माने में IQ कहलाता था वो सर्टिफिकेट, वो मैंने 1992 में पास किया। और जब मैंने N1 पास कर लिया या IQ पास कर लिया तो मुझे टीचर ने कहा कि जनाब आप यहाँ पे एज ए टीचर जापान कौंसलेट कराची में लग जाएं। तो मैंने वो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ पे 93 से 99 तक मैं जापान कौंसलेट कराची में पढ़ाता रहा। 2000 में मैं कनाडा माइग्रेट कर गया। कनाडा में भी यही जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर की मुझे जॉब मिल गई, तो मैं जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे कनाडा में कुछ 15 साल मैंने इंटरप्रेटर के तौर पे जॉब भी की और जैपनीज़ लैंग्वेज के ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा प्राइवेटली। 2012 में जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जापान में शदीद क़िल्लत है मैन पावर की और जापान ने अपने जो वीज़ा जो प्रोसीजर था उनका या वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ जो थी उन्होंने थोड़ी सी रिलीज़ की। इससे पहले 2012 से पहले जापान किसी को सिटीज़नशिप या पासपोर्ट नहीं ऑफ़र करता था, या समझ लें इमिग्रेशन ऑफ़र नहीं करता था। तो 2012 में उनको मैन पावर की शदीद क़िल्लत हो गई तो उन्होंने अपने वीज़ा प्रोसेस आसान करना शुरू किए, वर्क वीज़ा देना शुरू किए। तो मैं 2007 से ऑब्ज़र्व कर रहा था ये बात कि जापान में जो है मैन पावर की क़िल्लत हो रही है और हर वक्त हम लोगों को, यानी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं, यूथ जो है हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के पास हथियार है हमारे जवान, हमारी यूथ, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंटेज जो है वो यूथ की है। तो मैं ये सोच रहा था कि किस तरीके से हम अपनी यूथ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो 2015 में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जो है वापस पाकिस्तान जा कर के और अपनी यूथ को ये बताना चाहिए कि जैपनीज़ लैंग्वेज सीखें और जापान जाएं। तो 2015 के जून में मैंने ये इदारा द जापान हाउस के नाम से
इस्टेब्लिश किया और अल्लाह का शुक्र है आज 5.5-6 साल होने को आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड के साथ, हम वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम नहीं चल पा रहे, लिहाजा हमें मालूम ही नहीं कि लैंग्वेज इंटरप्रेटर की कितनी अहमियत है। ये पूरा एक फील्ड है, जिस तरह लोग बाकायदा प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, इस तरह ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हमारी यूथ जो है एक्सप्लोर कर सकती है। और लैंग्वेज इंटरप्रेटर में सबसे हाईली पेड जो इंटरप्रेटर होता है वो जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम बेसिकली हम सिर्फ वो काम करते हैं कि हमें इससे फ़ायदा फौरी क्या होगा, कि हमें अगर विज़िट वीज़ा चाहिए, विज़िट वीज़ा के लिए तो वैसे जापानी ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें स्टूडेंट वीज़ा चाहिए या वर्क वीज़ा चाहिए तो हम जो है वो जापानी सीखते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई शौक़ नहीं है लैंग्वेज सीखने का। डेवलप कंट्रीज़ तो छोड़ें, आप इंडिया में इतने लोग जापानी ज़ुबान सीख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग जापानी ज़ुबान सीख रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उनको रिलेशन दो मुल्कों के जो है वो मजबूत होते हैं। जब जापानियों को पता चलता है कि जनाब इंडिया में जापानी बोलने वाले या किसी भी मुल्क में जापानी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं उस मुल्क में ट्रैवल करना। तो उस मुल्क में टूरिस्ट बढ़ते हैं तो आपकी सारी इकनॉमी चलती है टूरिज़्म से। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो आपके मुल्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। फिर जो कंपनियाँ, जैपनीज़ फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं आपके मुल्क में, जब वो देखते हैं कि हाँ जी हमारे बोलने वाले, हमारी ज़ुबान बोलने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, तो वो बेधड़क आके, बिला झिझक आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। और उससे आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको इंटरप्रेटर की जॉब्स क्रिएट होती हैं और बहुत सी चीज़ें उससे टूरिज़्म इंडस्ट्री और पूरे। तो पाकिस्तान में अभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर बन के आप कितना ज़्यादा, इसमें कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में। और एक आसान से अल्फाज में समझाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना लोग समझते हैं फिगर्स में कि फ़ायदा, मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो मैं फ़ायदा आपको सिंपली बता दूँ कि आप MBA करते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें आपको पूरे इंटर के बाद 4 साल लगते हैं या 6 साल लग जाते हैं MBA करने में। और उसके बाद आपको जो जॉब स्टार्ट होती है वो आपको स्टार्ट होती है 20,000 25,000, बहुत अच्छी जॉब हो गई तो आपको 30,000 से स्टार्ट होती है। अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आप 2 साल में जैपनीज़ इस काबिल हो सकते हैं कि आप जैपनीज़ तर्जुमान के तौर पे, जैपनीज़ इंटरप्रेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो जैपनीज़ इंटरप्रेटर की जो मिनिमम सैलरी होती है वो लाख रुपए से शुरू, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख तक भी जाती है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, कहीं आप जापान पहुंच जाएं, इंग्लैंड पहुंच जाएं, अमेरिका पहुंच जाएं, अमेरिका में जैपनीज़ इंटरप्रेटर जो है 5 से $5,500 US सैलरी उठाता है पर मंथ। इंग्लैंड में साल के 48,000 पाउंड जो है वो जैपनीज़ इंटरप्रेटर की सैलरी है। तो आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी इसमें पोटेंशियल है। तो हमें जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं कि जना फौरी हमें कोई फ़ायदा हो जाए और हम फौरी तौर पे जो है वो कुछ इससे फ़ायदा उठा लें, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि हम जापानी ज़ुबान में मुहारत का बेहतरीन अपने हाई लेवल तक जो है हम उसको सीखें। और उसके बाद आपकी स्काई इज़ द लिमिट है। आप पाकिस्तान में ही आपको 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिल जाती है पर डे। मैं कहीं इंटरप्रेटर के तौर पे जाता हूँ तो पर डे $200 पर डे चार्ज करता हूँ, $200 US चार्ज करता हूँ। आप सोचें कि इसमें कितना फ़ायदा है। अच्छा, आप कहेंगे सर चाइनीज़ तो इससे अच्छी ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान है, तो फिर चाइनीज़ का इंटरप्रेटर क्यों ना बन जाऊँ मैं, जर्मन का इंटरप्रेटर क्यों ना बन जाऊँ। देखिए सारी बात होती है डिमांड एंड सप्लाई की। अगर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो खुद ब खुद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। चाइनीज़ लैंग्वेज का जब मैं यहाँ पे आया, CPAC पाकिस्तान में जब मैं आया 2015 में, तो एक शोर हो रहा था CPAC चाइनीज़ सीखो। तो मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज के विचार है वो अपने मुल्क से इंग्लिश तो सीखता हुआ आता है, उसको अंग्रेज़ी तो आती है, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में अपना काम चला लेता है। टूटी फूटी नहीं बल्कि अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है चाइनीज़। फिर चाइनीज़ जो है लैंग्वेज के मामले में बड़ा टैलेंटेड है। वो कराची में रहता है, थोड़े दिनों में वो उर्दू सीख जाता है। वो अंदरून सिंध रहता है तो जाके सिंधी बोलने लगता है 6 महीने में। पंजाब जाता है, बलूचिस्तान जाता है, वहाँ की लोकल ज़ुबानें चाइनीज़ जो है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है, तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, अंग्रेज़ी हर जगह समझी जाती है तो वो अंग्रेज़ी से भी काम चला लेता है।
जापानियों की प्रॉब्लम ये है कि जापानी जो है वो ओवर सेंसिटिव नेशन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो कोई लैंग्वेज, अंग्रेज़ी उनको बहुत अच्छी लिखने पढ़ने में बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्यों? कि उनको झिझक है। वो इतने सेंसिटिव है कि कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जुमला कोई गलत हमारे मुंह से निकल जाए तो लोग हमसे हंस जी। असल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं जापान का एजाज़ी शहरी हूँ, ऑनररी सिटीज़न हूँ। ये इसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक ऑनर होती है। जैसे आपने सुना होगा जनाब बेनज़ीर गई, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑनररी पीएचडी की डिग्री दे दी गई। तो ऐसा नहीं हो गया कि वो पीएचडी हो गई, ये एक ऑनररी डिग्री होती है। तो इसी तरह ये ऑनररी सिटीज़नशिप जो है एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। और ये मेरी सर्विसेज जो टीचिंग सर्विसेज हैं और जापानी ज़ुबान में जो मेरी खिदमत है उसकी एवज़ जापानी गवर्नमेंट ने, उरावा सिटी के मेयर थे सोइची आइकावा साहब, उन्होंने मुझे ये सिटीज़नशिप ऑनर की थी मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जी देखें, जापान जाना क्यों चाहते हैं, सबसे पहले सवाल ये है। हमारा हर शख्स, किसी को भी आप उठा लेंगे ना, वो कहे हाँ मैं जापान जाना चाहता हूँ। अगर आप, सबसे पहली बात तो ये आपने फोकस करना है कि आप जापान क्यों जाना चाहते हैं और आप जापान जाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। जापान स्टूडेंट्स को ऑफ़र करता है कि वो सारी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए जापान जाते हैं। आपको पता है जापान का तालीमी मेयार दुनिया में नंबर 1 कहलाता है। तो आप जाके जापान से तालीम हासिल करें। जापान स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करता है। फॉरेन स्टूडेंट्स की जापानी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को कि अच्छा भाई हमारे मुल्क में हमारी तालीम हासिल करने आया हुआ है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। उसके साथ आपने जापानी स्टूडेंट को हर हफ्ते में 28 घंटे काम करने की इजाज़त है कि वो अपने ख़र्चे वगैरह पूरे कर सकें। तो बिल्कुल आप जापान में स्टूडेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है और हम एजुकेशन कंसल्टेंसी करते हैं। डेफिनेटली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने कम से कम इंटर पास किया हुआ हो और क्या नाम है, आपने जापानी ज़ुबान का बेसिक लेवल अपने मुल्क से किया हुआ हो और आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उस शख्स की इनकम जापानी हिसाब से 1.5 लाख येन महीना कम से कम रही हो पिछले 3 साल से। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और आपका स्पॉन्सर या तो ब्लड रिलेटिव हो, ब्लड रिलेटिव से मुराद आपकी माँ बाप, बड़ा भाई बड़ी बहन या मामू चचा भी चल जाता है, या फिर कोई दोस्त है तो जापान में अगर वो है तो वो भी चल जाता है स्पॉन्सर के तौर पर। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स निकलती रहती हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत सख्त होता है। उसके लिए आपको जापानी ज़ुबान सीखनी है। और वर्क वीज़ा के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट का फरवरी 2019 में एक MOU साइन हुआ था। और फिर ये था कि फरवरी 2020 में जो है वो एक MOU साइन हुआ था जिसके तहत जापान ने तकरीबन 3 लाख वर्कर्स उनको चाहिए थे और वो पाकिस्तान से उन्होंने वर्कर्स लेने थे। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट यही थी कि आपका जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 6 महीने का आपको तजर्बा हो, सर्टिफिकेट हो बाकायदा, और जापानी ज़ुबान के कम से कम 2 लेवल आपने पास किए हुए। वो कोरोना की हालत आपको पता है दुनिया में फैल गई और सारा सब कुछ तलपट हो गया। तो अब देखें बहुत जल्द दोबारा अगर, क्योंकि इस कोरोना से हुआ ये कि कोरोना क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोगों को लगता है तो जापान ने ज़्यादा उम्र से 60 साल से उम्र के लोग जो काम कर रहे थे उनको जल्दी जल्दी फायर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में काम करते हुए उनको कोरोना हो जाए तो कंपनी को लेने के देने पड़ जाए या कंपनी को उनके खर्चे भरने पड़ जाए। तो उन्होंने फायर कर दिया ज़्यादा उम्र रसीदा लोगों को। कोरोना खुलेगा उनको और शदीद किल्लत हो गई मैन पावर की, उनको ज़्यादा लोग और चाहिए होंगे। उसके लिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ, स्टूडेंट से नहीं कहता बल्कि सबसे कहता हूँ कि जापानी ज़ुबान के 2 लेवल पढ़ो, 3 लेवल पढ़ो, और किसी वक्त भी जिस वक्त खुलेगा उस वक्त बेतहाशा लोगों की ज़रूरत होगी और उस वक्त वो लोग सबसे पहले प्रेफर किए जाएंगे जिनको जापानी ज़ुबान अच्छी आती होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। जापान हाउस की डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उसी के नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ब्रो आउट।